जोड़िएगा, आंखें बंद कीजिए, 3 बार ओमकार करते हैं। ओ ओ ओ साई राम। आज हम बाजार दर्शन पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, ओके। प्रस्तुतिकरण के लिए आस्था, आप आरंभ करें। नमस्कार बच्चों, कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पाठ बाजार दर्शन को लेकर आज मैं प्रस्तुत हूँ। इस पाठ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेन्द्र कुमार जी का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथा धारा का प्रवर्तन किया। तो आइए पहले इस पाठ के मूल तत्व को समझते हैं। बाजार दर्शन जैनेन्द्र जी का एक महत्वपूर्ण निबंध है। कई दशक पहले लिखा गया जैनेन्द्र जी का यह लेख आज भी समसामयिक है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गो की तरह। अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव सुनाते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो इसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को तय कर पाने की जगह उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस निबंध की शुरुआत लेखक एक घटना को सुनाते हुए करते हैं। जब लेखक का मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार गया और बाजार से लौटने पर उसके हाथ में बहुत से बंडल थे। लेखक ने पूछा, यह क्या? तो मित्र ने इतना सामान खरीदने का दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया। लेखक ने कहा, इतना सामान? तो मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। मित्र ने कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। लेखक का मानना है कि आदिकाल से पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है और स्त्री माया जोड़ने के बारे में भी प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर उसके मित्र ने अपनी कमी छुपाने के लिए पत्नी की ओट ली। असल में तो सामान खरीदने के पीछे मुख्य तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी। पैसा पावर है और उस पावर को दिखाने के लिए अगर मकान, कोठी, माल असबाब ना हो तो पैसे का महत्व नहीं रह जाता। परचेजिंग पावर यानी सामान खरीदने की ताकत ही पैसे का असली उपयोग है और लेखक के मित्र भी इसी सोच से ग्रसित थे। इसीलिए उन्होंने सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं खरीदा, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में खरीदा। लेखक कहते हैं कि इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है, वह है बाजार, क्योंकि बाजार ग्राहकों को आमंत्रित करता है और जैसे कहता हो, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हरज है, अजी आओ भी। लेखक के अनुसार बाजार का यह आमंत्रण यद्यपि मूक होता है,
अर्थात बाजार बोलता नहीं है, लेकिन उसके द्वारा मन में सामान के लिए चाह जगती है, और चाह का अर्थ हुआ अभाव। बाजार में खड़े आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, उसे और चाहिए। इस तरह से बाजार ग्राहक के मन में हीनता की भावना उत्पन्न कर देती है। जैनेन्द्र जी एक और उदाहरण देते हैं, जब उनका एक दूसरा मित्र दोपहर से पहले ही बाजार गया और शाम को लौटा, आया खाली हाथ। लेखक ने जब उससे पूछा कि इतनी देर कहाँ रहे, तो वह बोला, बाजार देखते रहे। लेखक ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, सामान तो कुछ भी नहीं लाए? तब वह बोला, हाँ, यह समझ में नहीं आता था कि ना लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने का जी होता है। कुछ लेने का मतलब है बाकी छोड़ देना, और मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। इस उदाहरण के माध्यम से लेखक यही कहना चाहते हैं कि अगर मन में क्या सामान लेना है यह निश्चय नहीं है, तो सब लेने की इच्छा तुम्हें घेर लेगी, जिसका परिणाम केवल दुख ही होगा। बाजार एक जादू है। यह जादू हमें आंख के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करता है। यह जादू ठीक वैसा है जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, अर्थात चुंबक की तरह बाजार लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाजार का जादू तब और चलता है जब जेब भरी हो और मन खाली, जैसे लेखक का पहला मित्र। यहाँ मन खाली होने से लेखक का अर्थ है कि ग्राहक का अपनी जरूरत के सामान के प्रति निश्चित ना होना, और फिर वह लेखक के पहले मित्र की तरह जेब भरी होने पर बिना वजह बाजार से सामान खरीदता है और बाद में पछताता है। यह तो स्पष्ट ही है कि सामान खरीदने से चाहे थोड़ी देर मन के स्वाभिमान को अच्छा लगता हो, लेकिन कुछ ही देर बाद सामानों का बहुतायत होना पछतावे का एक कारण बनता है। बाजार का जादू उन पर भी चलता है जिनका मन भरा ना हो, अर्थात मन खाली हो और जेब भी खाली हो, जैसे लेखक का दूसरा मित्र। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण हमें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेगा। और मान लीजिए कि कहीं वही जेब भर गई, तो मन बिना सामान खरीदे मानेगा नहीं। लेखक केवल बाजार के जादू के बारे में सावधान ही नहीं करते, इस जादू से कैसे बचा जाए इस पर भी विचार व्यक्त करते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर गर्मी में लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए, तो लू नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह जब बाजार जाना हो तो मन भरा हुआ होना चाहिए, अर्थात मन में अपनी आवश्यकता के प्रति निश्चितता होनी ही चाहिए। बाजार का असली महत्व है आवश्यकता के समय काम आना, न कि ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करके उसे अनावश्यक सामान खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना। लेखक एक बात और स्पष्ट करते हैं कि कहीं लोग यह ना समझें कि मन खाली होने का अर्थ मन को बंद करने से है। ऐसा कदापि नहीं। अगर सभी इच्छाओं का निरोध कर लिया तो वह तो मूर्खता है। जैसे अगर अपनी आंख फोड़ डाली तो क्या हमें सपने दिखने बंद हो जाएंगे? यह तो जिद है। इस तरह से तो मन व्यापक की जगह सनकी और विराट की जगह क्षुद्र होता है। अतः उपाय क्या है? उपाय यह है कि हमें मन की सुनना चाहिए, लेकिन मनमानी की छूट मन को नहीं होनी चाहिए। लेखक इस तथ्य को समझाने के लिए एक महानुभाव भगत जी का उदाहरण देते हैं। भगत जी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनका जीवन उन सभी पढ़े लिखे लोगों के लिए उदाहरण है जो बाजार के जादू में फंसकर अनावश्यक सामान खरीदते हैं और बाजार को निरर्थक करते हैं।
भगत जी चूरन बेचते हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज्यादा पैसे नहीं कमाए। उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह ना तो उसे थोक में देते हैं, ना व्यापारियों को बेचते हैं, जैसे कि उन्हें पैसे की कोई इच्छा ही ना। जैसे ही उनके दिन की 6 आने की कमाई पूरी हुई, वह शेष बचा हुआ चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते। लेखक कहते हैं कि बाजार का जादू भगत जी का नहीं चल सकता। माल बिछा है, लेकिन उनका मन अटिक है। उनके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। उनके आगे तो पैसे की व्यंग्य शक्ति भी नहीं चलती। पैसे की व्यंग्य शक्ति तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण समाज के लोग अपने पैसे का दिखावा करते हैं और अनावश्यक सामान खरीदते हैं। लेखक कहते हैं, जहाँ तृष्णा है, लालच है, बटोरने की चाहत है, वहां वह बल नहीं होगा जो पैसे को उपेक्षित कर दे। जैसा कि पहले ही लेखक ने कहा कि मन खाली है और जेब भी खाली है, तो लोग उस बाजार को देखकर हीनता की भावना से भर जाएंगे। लेकिन भगत जी उस बाजार से रोज गुजरते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं कोई ईर्ष्या का, हीनता का भाव नहीं। ऐसा लगता है मानो बाजार के समूचे माल के प्रति आशीर्वाद दे रहे हैं, जो यह नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से बाजार को एक व्यंग्य की शक्ति दे देते हैं। ऐसे ही लोग ना तो बाजार का सच्चा लाभ उठा पाते हैं, ना बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं, क्योंकि सच्चा लाभ तो बाजार का यह है कि वह लोगों की आवश्यकता को पूरा करे, ना कि उनके मन में ईर्ष्या, हीनता, अभिमान जैसे भावों को बढ़ाए। अनावश्यक सामान खरीदने से तो केवल बाजार का बाजारूपन बढ़ता है, अर्थात कपट बढ़ता है और सद्भाव घटता है। बाजार और ग्राहक एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन जब दोनों के मन में एक दूसरे को ठगने की बात आ जाए, एक दूसरे की हानि में अपना लाभ देखने लगे, तो शोषण होने लगता है और ऐसा बाजार मानव के लिए विडंबना बन जाता है। जैनेन्द्र जी अंत में इसी बात से अपने निबंध को समाप्त करते हैं कि जो अर्थशास्त्र इस तरह के बाजारूपन को बढ़ाए, वह तो अनीति शास्त्र है, समाज के लिए घातक है। धन्यवाद। आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। अच्छा, अब आप लोगों का विचार चाहिए, ये पाठ सुनने के बाद क्या समझ आया? मैम कि बाजार किस तरह लोगों को अपने जादू में समेट लेता है और जो व्यक्ति जो खरीदना चाहता है उसके अतिरिक्त और चीजें लेके आता है। वेरी गुड। इसलिए इस पाठ को अभी जो प्रस्तुति हुई, निसंदेह बहुत सारे ऐसे शब्द आए, बहुत सारे ऐसे अंश आए जहां व्याख्या की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा मन हो रहा था कि बार बार स्लाइड रोकें और वहां विस्तार से व्याख्या की जाए। तो पहली बात तो ये रिकॉर्डेड है, तो आप इस रिकॉर्डिंग को सुनिए, बार बार सुनिए और कुछ महत्वपूर्ण अंशों को लिखिए जहां आपको ऐसा लगता है कि मुझे इन शब्दों का अर्थ जानना है, इस पंक्ति का अर्थ जानना है। तो आप में से किसी ने भी नोट किया हो, कहीं कोई पहले संदेह हो, पहले आप लोग पूछिए, फिर हम अपनी व्याख्या प्रस्तुत करें। पहले आप पूछिए। मुझे लग रहा है सब सुनते चले गए, कहीं किसी ने कुछ भी नोट करने की कोशिश ही नहीं की है। मैंने परचेसिंग पावर का रोल बता दो पूरे उसमें। परचेजिंग पावर का रोल बता दें, ठीक है। एक प्रश्न और बताइए। इसमें एक वर्ड आया था वैदृप्त करके, वैदृप्त था क्या क्या? बेटा? वैविध्य, वैविध्य। हाँ, वैविध्य। एम आई राइट? वैविध्य माने विविधता, डाइवर्सिटी। ओके, विविधता है, वैविध्यपूर्ण। देखो, पहले इस पाठ का जो सारांश है
जो भाव है वो जहां तक मैं समझती हूँ आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम इसके उदाहरणों पर ही पहले चर्चा करें, कठिन अंशों को भी छोड़ें। यदि हम इसके उदाहरण देखें तो एक उदाहरण है भगत जी का, जो बाजार में अपना चूरन बेचते हैं, बाजार से रोज गुजरते हैं, रोज वापस आते हैं, लेकिन बाजार के आकर्षण का उन पर रत्ती भर भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका मन नियंत्रण में है। बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाया गया। मन खाली हो का आशय यह बिल्कुल नहीं है कि हम अपने मन को पूरी तरीके से रौंद दें, मार दें, इच्छाएं करना ही बंद कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है? क्या कहा कि आवश्यकता के अनुसार, अपनी जरूरतों के अनुसार व्यय करो, जरूरतों के अनुसार सामान खरीदो। बहुत से लोग मार्केट जाते हैं, उनको ये पता नहीं होता कि हम क्यों जा रहे हैं, बस मन हो रहा है। अब आजकल तो जो मॉल संस्कृति है, ये आप सब बच्चे अच्छे से जानते हो। कभी अगर आप या आपके घर में कोई भी अगर मॉल जाने की जिद करते हैं और मम्मी द्वारा, पापा द्वारा ये मना किया जाता है कि नहीं क्या करेंगे जाके, तो आप लोगों का क्या जवाब होता है बताओ? आप ही लोग बताओ, क्या आंसर होता है आप लोगों का? ईमानदारी से जवाब दीजिए। आंसर, आवाज नहीं आ रही बेटा, माइक म्यूट है अभी, माइक अनम्यूट करके आवाज आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए, समय की कीमत है। मैम हम लोग बोलते हैं कि देखा जाएगा, कुछ अच्छा मिले तो ले लेंगे, ऐसा हाँ, कुछ। मतलब आप अगर नहीं मिलेगा भी नहीं बोलते आप डर की वजह से, पता है अभी भी आपने थोड़ा सा अपने आंसर को घुमा दिया। आप कहते हो अब घूम आएंगे ना, देख आएंगे ऐसे ही, तो ऐसे ही देख आएंगे। हाँ मंजूर बोले। हम लोग कुछ बोलते ही नहीं, बस पीछे पीछे चल देते हैं, अच्छा लगता है उठा लेते हैं वरना लौट आते हैं। नहीं, पीछे पीछे चलने की बात तो तब है जब तुम्हें कोई लेके जाए। हम तो यहाँ मना कर रहे हैं, हम तो लेके ही नहीं जाना चाहते, हम उस पेरेंट की तरह से बात कर रहे हैं कि क्या करोगे मॉल जाके, कुछ लेना वेना तो है नहीं अपन को, क्यों जाना है मॉल? तो बच्चे क्या घूम कर कहते हैं, वापस आ जाएंगे। घूम आएंगे ना, तो घूम आएंगे। और जो घूमने जाते हैं, और जैसा इस पाठ में कहा, यदि मन खाली हो और जेब भरी हो, यदि पापा के पास बहुत पैसा है, कार्ड में इनफ मनी है, और पापा के तो छोड़ो, आपके खुद के कार्ड में भी पैसे हैं, तो फिर हो सकता है मम्मी पापा चीजों को देखते ही रह जाए और पीछे से पता चला आपने 2-4 बैग इकट्ठे कर लिए। क्योंकि बाजार में आकर्षण होता है। लेकिन जो लोग आराम से लिस्टिंग करके लिस्ट बनाकर जाते हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या खरीदना है, वो सीधे मार्केट जाते हैं, उस पर्टिकुलर शॉप पर जाते हैं, आवश्यकता की वस्तु खरीदते हैं और घर आ जाते हैं। उनसे बाजार ये नहीं कह पाता आओ मुझे लूटो। और अच्छे से बताया एक यहाँ जो अभी आपने पूछा अंजलि, परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का यही मतलब है कि यदि किसी के पास अतुलनीय धन है, खूब पैसा है, रहने के लिए हमें सीमित स्थान ही चाहिए, सोने के लिए हम 8-10 पलंग पर नहीं सो पाते, सोने के लिए भी हमें उतना ही स्थान चाहिए, खाने के लिए भी हमें थाली में उतना ही भोजन चाहिए। लेकिन नहीं, परचेजिंग पावर दिखाने के लिए हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं। इस पाठ में कहा गया, एक समय आता है जब आपको ये संग्रह सालता है, दुखी करता है, परेशान करता है। कहीं जाना हो, बहुत से लोग तो 1 घंटे तक ये डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या पहनूं। इतनी ड्रेस उनके सामने होती है कि उन्हें समझ नहीं आता, फिर वो 10 लोगों से एडवाइस लेते हैं, आप बताओ ना आज कौन सा पहनूं, अच्छा तो ये भी है, अच्छा तो ये भी है। फिर ड्रेसेस, ज्वेलरी,
पहनने में इतना समय लगाया, सोचने में इतना समय लगाया, फिर घर के बाहर आया, कौन सी गाड़ी से जाएं, ये भी है तो वो भी है। ये अनावश्यक संग्रह। और जब होली दीपावली, ये दीपावली का समय आता है ना, जिनके अनावश्यक सामान भरा है, दीपावली पर वो जरूर एक बार सर पकड़ते हैं कि अब सफाई कैसे हो, इसको वापस कैसे निकालें और कैसे रखें। और जिनके घर में कम सामान होता है, सामान इधर उधर सरकाया, थोड़ा सा निकाला, झाड़ा पोछा, काम हो गया। अनावश्यक संग्रह वस्तुओं की बर्बादी का कारण होता है। और साथ में ऐसे ही जिन लोगों को किचन में अनावश्यक किराना इकट्ठा करने का शौक होता है, तो देखिए आप, अब क्योंकि आपने इतना खरीद तो लिया, आप देख भी नहीं पाते हो किस बॉक्स में क्या रखा है और कितना है, कीड़े पड़ जाते हैं, फेंकना पड़ता है। आपके पास इतना समय भी नहीं है कि महीने में आप हर डब्बे का दर्शन भी कर सको। ठीक है, तो इस पाठ का एक एक हिस्सा बहुत सुंदर है, पढ़ने योग्य है, तो हम चाहते हैं कि इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आज हमने इसकी समरी देखी, और समरी मैंने इसीलिए दिखाई कि कहीं कहीं आप अटकेंगे। जैसे उन्होंने बताया खाली बटुआ दिखा दिया, बहुत बार हम अपने दोषों को दूसरे के माथे मढ़ते भी हैं। जैसे उसने बताया कि वो पति पत्नी दोनों मार्केट गए थे और स्त्री जाति बदनाम है, मोह के लिए, ममता के लिए, खरीदने के लिए। लेकिन मैंने तो अपने जीवन में देखा है, पता है, कि महिलाएं माना कि वैविध्य को धारण करके शॉपिंग करती हैं, उनकी शॉपिंग दिखाई देती है, लेकिन महिलाओं के आवश्यकता की या इच्छा की या मोह की 4 या 8 चीजें जितने पैसे में आती है, पुरुष वर्ग एक वस्तु पर उतना खर्च कर देता है। लेकिन कहते यही है कि हमें तो मोह नहीं है, बस इन्हीं को जाना था बाजार, इन्हीं को सामान लेना था। तो महिला के हाथ में उतने दाम में 5-6 पैकेट दिखेंगे, उतने में पता चला जो भी पिता ने खरीदा या भाई ने खरीदा, पता चला उसकी एक ड्रेस उतने की आई है। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि बाजार का आकर्षण केवल महिलाओं को आकर्षित करता है। ये तो जादू है, जो बाजार की ओर देखेगा वो इस जादू में फंसेगा। शर्त यह है कि अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है, तो फिर आप इस जादू से बच सकते हैं। एक और बात देखिए, पूरा व्यंग प्रधान पाठ है। एक और बात बहुत जरूरी है, समझने योग्य है। यदि हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, तो हम और लोगों की आवश्यकताओं से उनको वंचित कर देते हैं। आपने ऑलरेडी इतना सारा खरीद लिया कि आपके बाद जो खरीदने आया, दुकान वाले को कहना पड़ा कि अभी तो ये खत्म हो गया। अगर आप अपनी खरीदारी में से कुछ कम कर देते, तो शायद आपके बाद वाले को कुछ मिल जाता। ठीक है, अभी हम जान रहे हैं, जैसे बार बार कोरोना काल चल रहा है, बार बार ये कहते हैं कि लॉकडाउन हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, खूब सारा लेके आ रहे थे, इकट्ठा भर लो, जल्दी जल्दी भर लो, खत्म ना हो जाए, मार्केट ना जा पाएंगे, अब कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा। आपने इकट्ठा कर लिया तो क्या हुआ, वस्तुओं के दाम बढ़ गए, गरीब पर उसकी मार आ गई। ठीक है, तो क्या इसके इस पूरे पाठ का ना मंतव्य क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। तो एक बार पुनः रिक्वेस्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। जब पढ़कर आएंगे तो आप प्रश्न पूछ पाएंगे। ठीक है, ओके, समय हो गया है, इसलिए शांति पाठ करते हैं और अगली क्लास में आपके डिस्कशन के साथ मिलते हैं। ठीक, शांति शांति शांति। साई राम, गॉड ब्लेस यू।